हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पार्ट 2। कल हमने राष्ट्रपति साहब के पर क्वेश्चन लगाए थे, 80 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाए थे और आज 80 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। सब मिला के 160 क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं 81 नंबर से। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्र अवसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो ऑप्शन जो है डी हमारा ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। अगला है विदेशी देशों के सभी राजदूत का कमिश्नरों से के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। आगे राष्ट्रपति साहब के कार्य देख लेते हैं। कार्यपालिका अधिकार इनमें से वह प्रत्यय या उनमें से अधीनस्थों द्वारा प्रयुक्त कर सकता है। राष्ट्र के उच्च पदस्थ अधिकारियों की स्थापना, जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यपाल, सशस्त्र सेनाओं का कमांडर, मृत्यु आदि को क्षमा करने का अधिकार, राजदूत की क्षमा, लोकसभा को भंग करने का अधिकार, अध्यादेश को जारी करने का अधिकार और आपातकाल अधिकार, ये सब अधिकार राष्ट्रपति जी के हैं। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते? तो राष्ट्रपति जो हैं वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, क्योंकि धन विधेयक जिसे मनी बिल भी कहते हैं, ये पहले ही राष्ट्रपति से पूछ कर इनकी मंजूरी लेकर ही पेश किए जाते हैं। अगला है यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करते हैं? तो ऐसे वीटो को कौन सा वीटो कहते हैं? निलंबनकारी वीटो। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में 3 तरह की वीटो या निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त हैं। पहला अत्यंत विकारी वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा है पॉकेट वीटो। हम इन तीनों वीटो के बारे में पढ़ेंगे। निलंबनकारी वीटो या सस्पेंडिंग वीटो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं संसद में, तो कौन सा वीटो हुआ? निलंबनकारी वीटो, जिसे सस्पेंडिंग वीटो भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति इस वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब धन विधेयक का पुनर्विचार में नहीं लौटाया जा सकता, क्योंकि धन विधेयक जो है वो पहले ही राष्ट्रपति से पूछ के आता है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी है जो राज्य सूची पर नहीं करेंगे, संघ सूची पर करेंगे। राज्य व संघ सूची पर राज्य पर नहीं करेंगे, संघ सूची पर करेंगे। संघ व समवर्ती सूची, ये दोनों पे करेंगे, संघ और समवर्ती सूची। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? तो राष्ट्रपति जी है जो है वो राज्य की सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, सिर्फ संघ सूची और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? राष्ट्रपति तभी अपने अध्यादेश जारी नहीं कर सकते जब दोनों सत्र यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों अपने सत्र में हो। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है वह पुनर्विचार के लिए वापस उसे भेज सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो, इसे सस्पेंडिंग वीटो भी कहते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब संबोधित करते हैं? तो हर साल जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति जी पहले सत्र में आकर उसे संबोधित करते हैं, और जब भी कोई नई सरकार बनती है, लोकसभा की जब भी नई कोई सरकार बनती है, तो उसके पहले सत्र में आकर उसे संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला है संविधान के अनुच्छेद एक 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? तो 90 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 नंबर, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, केवल राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन ए। अगला है अत्यधिक व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति जी धन निकाल सकते हैं किसके? मंत्री परिषद के कहने पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो यह राष्ट्रपति जी को प्राप्त कौन सा नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हस्तगत करने का। हाँ, यही ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? ऑप्शन ए, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देता। दो ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही है। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, ये भी सही है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति 6 महीने तक कोई कार्यवाही न करना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकते हैं। तो ये करेंगे कब? किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, किसमें, कौन से अनुच्छेद में है? तो ऐसा 74 में कहा गया है, अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्न में से किसको संसद के पटल रखवाएं? नंबर 1, संघ वित्त आयोग की सिफारिश को। नंबर 2, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को। नंबर 3, विधेयक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। या नंबर 4, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो इसमें जो है हमारा 1, 2, 3 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। 2 लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, ये गलत हो जाएगा 2 नंबर। अगला है लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन बी ही होगा हमारा। अगला है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर नहीं करेंगे भाई, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पे। हाँ, ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर करेंगे। जब वो लिख के देंगे कि आप आपातकाल घोषित कर दीजिए देश में, तो राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की उद्घोषणा कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कौन कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर कर सकते हैं। स्वविवेक से, कौन सा क्या है 123 के तहत अध्यादेश, अच्छा अध्यादेश जारी करने की है, वो स्वविवेक से कर सकते हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जब राष्ट्रपति जारी करेंगे तो किस स्थिति में करेंगे? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ऐसा नहीं कि सत्र चल रहा हो अध्यादेश जारी कर दें, ऐसे नहीं। जब स्थिति ना हो, सदन ना चल रहा हो, तब वो अपना अध्यादेश जारी करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
अगला है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र बुलाने हेतु सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो ये 6 हफ्ता के, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु दंड, सैनिक अदालत द्वारा किए गए दंड, या तीसरा है ऐसे मामलों के लिए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में आते हो। ये सभी तीनों तरह के दंड को राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। अगला हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो की शक्ति है। पूर्ण निषेध की, निलंबन निषेध की, पॉकेट निषेध की, तीनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। अगला है भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो वीटो शक्ति का जो एकमात्र प्रयोग हुआ था वो भारतीय डाक में प्रयोग हुआ था। पॉकेट वीटो भारतीय संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृति अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता। यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय न दे, चुपचाप से सामान्य बिल पर, ना कि धन बिल पर या संविधान संशोधन पर, सामान्य बिल पर अगर कोई निर्णय न दे तो माना जाएगा कि उन्होंने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। यह भी उनकी विवेकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है। पेप्सू बिल 1956 तथा भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह जी ने इस वीटो का प्रयोग किया था। अगला हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ना हो तो इसका कार्य ग्रहण जो कौन करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगला है लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो और लोकसभा उस पूर्वक पास करके राष्ट्रपति को वापस भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेंगे, वापस लौटा सकते हैं या पुनः स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं या अनुमति देंगे या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेंगे। ऐसी बात नहीं है जब राष्ट्रपति कोई विधेयक एक बार लौटा दिए फिर दोबारा उसे पास करके राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया तो अब राष्ट्रपति को अनुमति देना होगा, अब उनकी मजबूरी हो जाएगी, उन्हें अनुमति देना होगा, उससे ज्यादा उनकी शक्ति नहीं दी गई है। अगला है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है ना, ये विधायी अधिकार है, न कि प्रशासनिक या न्यायिक अधिकार है, ठीक है, विधायी अधिकार है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष तो नहीं हो, संघ राज्य क्षेत्र को मुख्यमंत्री, यानी 1 और 3 सही है, 2 तो गलत है, तो 1 और 3 हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं 111 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग का है परंतु उसे महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। हाँ देखिए, ऐसा कौन सा है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग ले सकते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। तो कल हमने बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, लेकिन जब भी उन पर महाभियोग लगाया जाएगा तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा आएगा और जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे वो भी महाभियोग में हिस्सा लेंगे। जो मनोनीत सदस्य हैं वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, वो सिर्फ महाभियोग में हिस्सा लेते हैं, और राज्य के जो विधानसभा है वो महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो ऑप्शन जो है राज्यों के विधानसभा की बात है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है, आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो। नहीं, राष्ट्रपति को पढ़ने लिखने, भारत के किसी भी मंत्री को डिग्री की कोई बंदिश नहीं है, वो बिना डिग्री के भी मंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ऑप्शन बी ही हमारा हो जाएगा सही। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मंत्री हो। तो 113 को हमारा हो जाएगा, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, जिसे हम मानते विधान परिषद कहते हैं, विधान परिषद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमा की शक्ति है। हाँ, ये भी है। राष्ट्रपति कौन सा कथन सही है? ये तो है, 1 नंबर सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकते हैं जब संसद सत्र में हो। नहीं, ये नहीं है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। नंबर 4, राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में अपना निर्देशित करने की शक्ति है। मतलब कि 1 नंबर और 4 नंबर हमारा सही है, बाकी दोनों 1, 2 और 3 गलत है, तो 1, 4 के लिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकारी जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब यहाँ पे राजा का शासन नहीं है, कोई भी वंश से अपना शासन नहीं चलाएगा, यहाँ पे जनता चुनेगी। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वंश से शासन नहीं चल रहा है, जिसे जनता चुनेगी वो सरकार बनेगा। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत में जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है कैसे? जनता द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या निर्वाचन सांसदों व विधान परिषद द्वारा। तो विधानसभा के और राज्य सांसद और विधायक दोनों मिलकर इन्हें चुनते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य के अधिक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है केवल एक सही है ऊपर वाला, दूसरा सही नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? वर्तमान में 5 लाख रुपया है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। अगर आपको राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए लड़ना है, आप नामांकन करना चाहते हैं, तो पहले 15,000 रुपया जमा करेंगे, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको ढंग से वोट नहीं मिला तो आप 5% वोट का होता है कि अगर नहीं मिला तो आप बाहर, और आपका पैसा भी रख लिया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा आपके पैसों को। उसके बाद हम देखेंगे कहाँ तक हुआ था हमारा, 13। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? तो आजीवन जो है राष्ट्रपति को जो मिलता है वो 30 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, प्रत्येक 1 साल में 30 लाख रुपया मिलता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसका अभिन्न अंग है? तो वो संसद के अभिन्न अंग है, क्योंकि 3 चीज मिलकर एक संसद बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये अभिन्न अंग है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कौन सी? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं, पहले सदन में पास होगा, फिर दूसरे सदन में पास होगा, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो ये अब कानून बन गया। तो ये ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे? तो ये कौन थे? ज्ञानी जैन सिंह जी थे। ठीक है,
अगला है, भारत के प्रथम प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब थे। ठीक है, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जो लगभग 2 साल भारत में शासन किया। उसके बाद इनका कार्यकाल के दौरान ही इनका देहांत हो गया था। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र है। बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। ये भी सही है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। हाँ, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन 1, 2, 3 हमारा तीनों सही है, तो सी सही हो जाएगा। अगला है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? मतलब ये कौन बताएगा कि ये लाभ का पद है कि नहीं है? तो ये संघीय संसद बताती है। इसीलिए जो सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकरी जो करते हैं, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो ये लोग लाभ के पद पे हैं। और जो संसद में बैठे हैं, जो सरकार बना रहे हैं, वो लाभ के पद पे नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखें। तो जो राज्यसभा या लोकसभा में बैठे हैं, जो कानून बनाते हैं और लाखों में पेमेंट उठाते हैं, और जितने बार सरकार बनेंगे उतने बार वो पेंशन उठाएंगे, तो वो लाभ के पद पे नहीं है। और हम लोग सरकारी कर्मचारी जो हैं, हम लोग लाभ के पद पे हैं। ठीक है, जो चंद हजार रुपए पे काम करते हैं, और पेंशन का भी अब नियम खत्म हो गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, या राष्ट्रपति को? तो ये ऑप्शन राष्ट्रपति को ही होगा। अगला है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वो कौन से राज्य, मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे? तो ये दिल्ली और पुदुचेरी थे। अगला है हमारा, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था, मतलब राष्ट्रपति थे, जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते रहे? तो ये थे डॉक्टर राधा कृष्णन साहब। ठीक है, इन्हीं के जयंती पे हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। पहले भारत के उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन रहे हैं राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? संवैधानिक अध्यक्ष जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति ही होते हैं संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कैसे किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, क्योंकि उस समय संविधान सभा ही थी। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देंगे। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये सब जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, पटना के रहने वाले थे। भारत का राष्ट्रपति अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इनका निहितार्थ क्या है? निर्वाचित सदस्य संसद सदस्यों और राज्य की विधानसभाओं के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति पर अगर कोई महाभियोग लगा सकता है तो कौन लगाएगा? संसद के दोनों सदन। ठीक है, किसी भी एक सदन में 1/4 जितने भी सदन के सदस्य हैं, सदस्यों के 1/4 सदस्य द्वारा इस पर हस्ताक्षर हो गए, उसके बाद पहले सदन में पेश किया जाएगा। उसके बाद उसे 2/3 से बहुमत से पास किया जाएगा दोनों सदनों में। कल मैंने उसे अच्छे से बता दिया है कैसे महाभियोग लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते? तो दोनों सदन, ये तो दोनों सदन का सदस्य क्यों होंगे? ये तो खुद एक अभिन्न अंग है। ठीक है, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं।
अगला है भारत के केंद्रीय मंत्री को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो केंद्रीय मंत्री की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति क्या नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यान करना, उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये क्षमादान करना। तो ऑप्शन ये सी जो है, संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अब तक सबसे लंबे कार्यकाल में रहे हैं और 2 बार ये उनका चुनाव हुआ था और ये 12 साल तक भारत में थे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार चुने गए हैं। इसके बाद अब तक कोई 2 बार चुनाव नहीं गया है। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब ये सोचेंगे यार हर राष्ट्रपति को कैसे याद करेंगे? ये 12वां इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी और वो थी प्रतिभा देवी पाटिल जी। तो ऑप्शन ये याद रखना होगा कि प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति तो थी, लेकिन साथ ही में ये 12वें नंबर पर राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, लगभग 60 साल के बाद, क्योंकि 12×5=60 होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा लेता है, लोकसभा लेता है, विधानसभा लेता है, लेकिन विधान परिषद नहीं लेता। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख सब जानते हैं कि राष्ट्रपति होता है। निम्न राष्ट्रपतियों में किन क्रम में सेवा की उसकी निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो आर वेंकट रमणी, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैन सिंह, एन एस रेड्डी। दूसरे नंबर पे हैं एन एस रेड्डी, ज्ञानी जैन सिंह, आर वेंकट रमणी और शंकर दयाल शर्मा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया किस पे लगती है? तो राष्ट्रपति पर। कल मैंने बताया है आपको महाभियोग के राष्ट्रपति की प्रक्रिया कैसे होती है और ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है महाभियोग की प्रक्रिया। अगला है भारतीय राष्ट्र संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो ये अध्यादेश लागू करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। अगला है जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति थे हमारे ज्ञानी जैन सिंह। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ही थे और इन्हीं के समय में राजीव गांधी जी को आनंद फानन में तुरंत प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो केंद्रीय श्रम मंत्री में रहे हैं बीवी गिरी जो थे, ये रहे हैं। अगला है राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के पद की अधिक 5 वर्ष है। राष्ट्रपति पद की अवधि 5 वर्ष है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र क्यों देंगे? वो देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देंगे ना। तो ऑप्शन बी हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है नीचे कथन एक कथन को ए और 2 कथन दिए ए और आर, उनको दोनों मिलान करना है। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही। ठीक है, अगला देखते हैं
एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो केवल कई बार बनाया जा सकता है, केवल लगाना ही नहीं है। अगला है, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो एकमात्र रहे हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, जानते हैं पहले से। अगला है, भारत एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अभी हमने शुरू पढ़ा है कि विधायी अधिकार है, ना कि प्रशासनिक या न्यायाधिकार अधिकार है। अगला है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है किसकी नियुक्ति? वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष। योजना आयोग का अध्यक्ष जो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, तो योजना आयोग का अध्यक्ष को चुनेंगे नहीं। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो जो ये है 1 और 3 हमारा सही होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अभिकरण नहीं है? मैंने बताया कि राष्ट्रपति के महाभियोग में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा भाग लेंगे, और राज्य का विधानसभा जो है वो सिर्फ चुनाव में भाग लेगा, महाभियोग में नहीं। तो राज्य के विधानसभा, विधान परिषद का कहीं रोल ही नहीं है चुनाव में, ना महाभियोग में। ठीक है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को लोकसभा में 2। ठीक है, तो आज का हमारा यहीं पर खत्म होता है। 160 क्वेश्चन हमने 2 दिन में कंप्लीट कर लिए हैं राष्ट्रपति से मुतालिक, और अब हम कल पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या कमी रह गई ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।